तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 7वां दिन है जंग का, रूस और यूक्रेन के बीच, और पिछले 24 घंटे में इस जंग ने बड़ी भयानक शक्ल अख्तियार कर ली है। लगातार रूस जो है यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के ऊपर बम बरसा रहा है। अभी जब मैं आपकी कहानी सुनाने के लिए आया बैठा से जस्ट 2 मिनट पहले, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है उसके ऊपर एक मिसाइल आकर गिरा है। फाइटर जेट से गिराया, आग की लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है। वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो बच्ची की हो, बच्चों की हो, औरतों की हो, लोगों की हो, पीछे खंडर इमारतें, देख के कलेजा जो है वो छलनी हो जाता है। फिर ये ख्याल भी आता है मन में कि जंग किसके लिए? जो हुकूमत जंग लड़ती है उसका मकसद क्या होता है? ज़मीन के टुकड़े को हासिल करना, ज़मीन के टुकड़े को पाना, चाहे वो शहर की सूरत में हो या देश की सूरत में हो। लेकिन उस शहर को जिसको आप जीतने के लिए निकले हो, उस शहर पे इतने आप बम गिराते हो कि वो शहर शहर न लगकर कब्रिस्तान या फिर मलबे का ढेर दिखाई देता है। तो क्या कब्रिस्तान और मलबे के ढेर को जीतने के लिए ये सब कुछ होता है? और अगर जीतना है तो फिर कह रहे हो उसको कब्रिस्तान क्यों बना रहे हो, मलबे का ढेर में क्यों तब्दील कर रहे हो? आप जब इमारतों पे बम गिराते हैं, आप सरकारी दफ्तरों पे बम गिराते हैं, सैन्य संगठनों पे जो बम गिराते हैं उनकी, तो ये भी पता है कि उनके आसपास बस्तियां हैं, लोगों का बसेरा है, इंसान रहते हैं। वहाँ पे क्लिनिक भी है, वहाँ पे अस्पताल भी है। कई ऐसे तस्वीरें आई हैं जहाँ पे खार्किव में अस्पताल में, यहाँ तक कि स्कूलों के ऊपर भी जो रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइल और बम गिरे। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या गलती? अस्पताल में जो इलाज करा रहे हैं वो पहले ही से मजबूर है। घरों में आम इंसान रह रहे हैं जिनका इस जंग से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सभी बेहाल बदहाल हैं। एक आशियाना बनाने में उम्र बीत जाती है लोगों की, और एक झटके में एक बम आकर आपका सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। अजीब सी सूरत है। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस खार्किव के साथ हो रहा है जिसने 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा बर्बादी और तबाही देखी। ये भी बदनसीबी है कि उसे दोबारा आसमानों से बम जो गिर रहे हैं, जो धमाके हैं, ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो 80 साल पहले करीब सुनाई दी थी। 1941 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हिटलर जिसकी देन थे, तो इसी खार्किव, तब ये खार्किव, ये भी किस्मत का खेल देखिए कि आज रूस जिस खार्किव को बम बरसा कर कब्रिस्तान और मलबे के ढेर में तब्दील कर रहा है, ये खार्किव कभी उसी रूस का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का। और न सिर्फ हिस्सा बल्कि यूएसएसआर की ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला उनका शहर हुआ करता था, सबसे ताकतवर शहर हुआ करता था। यहाँ पे आर्मी का बहुत बड़ा बेस था। वर्ल्ड फेमस जो सोवियत टैंक T-34 फिल्म भी आई इसी नाम से। इत्तेफाक से इसी खार्किव शहर के कारखाने में वो T-34 टैंक बनता था। तो ये इतना अच्छा शहर, इतना बड़ा शहर, यूएसएसआर की कभी जान आन बान शान, आज उसी अपने पुराने शहर पर रूस बम बरसा रहा है। और जब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खार्किव पर हमला किया था, तब भी इसी वजह से किया था कि उसकी नज़र में खार्किव यूएसएसआर की एक ताकत थी। तब इसे खार्कोव कहा जाता था नाम। और इत्तेफाक से यह खार्किव वो जगह है जो यूक्रेन की एक ज़माने में राजधानी हुआ करती थी। 1920 से लेके 34 तक खार्किव यूक्रेन की राजधानी थी, जो अब कीव है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस थी। तो उस वक्त यूएसएसआर के लिए एक ताकत थी ये खार्किव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर की नाजी सेना ने खार्किव पर हमला कर दिया और बाकायदा खार्किव को जीत लिया। उस वक्त खार्किव में एक बड़ी आबादी और उसके आसपास इर्द गिर्द जो थी वो यहूदियों की थी। और आपको पता है हिटलर ने यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म किए। कहते हैं कि इस खार्किव और इसके इर्द गिर्द के इलाके में 2.5 मिलियन, 25 लाख यहूदी रहा करते थे। जब हिटलर की सेना ने खार्किव को जीत लिया तो वहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ मिलाया और उनके ज़रिए पता करना शुरू किया, चुन चुन करके यहाँ पर कौन कौन से यहूदी कहाँ कहाँ रहते हैं। कुछ को अपने साथ गुलाम बनाया काम करने के लिए, कुछ को गोली मार दी। कहते हैं उस वक्त वैन में बिठा कर, और वैन को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था और उसमें गैस, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और इस तरीके से यहूदियों को मारा जाता था। हालांकि बाद में सोवियत संघ ने फिर नाजी सेना को खदेड़ा, खार्किव को आज़ाद कराया। लेकिन कहते हैं एक बार तो सिर्फ 2 दिन के अंदर 30,000
यहूदियों को मार डाला था इसी खारकीव और उसके आसपास। और कुल मिलाकर जब 2.5 मिलियन 25 लाख की आबादी थी यहूदियों की खारकीव में, जब जर्मन सेना हार कर वहाँ से भागी तो उसके बाद पता चला कि अब उस पूरे एरिया में सिर्फ मुश्किल से 1 लाख से लेकर 1.25 लाख के ही बीज बचे। कहाँ 25 लाख, कहाँ 1 से 1.25 लाख। इस शहर के बाहर एक जगह है जहाँ पे एक बड़ी तादाद में बहुत बड़ा कब्रिस्तान जिसमें उन यहूदियों को दफनाया गया। तो यहाँ पे ये जुल्म हुआ था। खारकीव शहर को उस वक्त कहते हैं कि 70% डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इतने बम गिरे, इतने ज़्यादा वहाँ पे जुल्म हुए। और उसके बाद उस वक्त जो आबादी हुआ करती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खारकीव की आबादी भी नीचे गिर गई, बहुत कम हो गई। फिर धीरे धीरे उस शहर ने संभलना शुरू किया। और उसके बाद 91 में जब सोवियत संघ टूटा, उसके साथ अलग अलग बहुत सारे देश आज़ाद हुए, तब उसमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन आज़ाद हुआ, दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया अब यूक्रेन का खारकीव। और इससे पहले ये तो था ही कीव। कीव की आबादी करीब 30 लाख है, खारकीव की करीब 15 लाख है। खारकीव को इसलिए भी याद किया जाता है कि ये पोएट्री और पोएट इनके लिए जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर उसके लिए जाना जाता है, एजुकेशन उसके लिए जाना जाता है, मेडिकल कॉलेजेस उसके लिए जाना जाता है, इंडस्ट्री, यूक्रेन की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें हैं वो कीव में नहीं बल्कि खारकीव में है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है खारकीव का यूक्रेन की अपनी दुनिया में, और ये इम्पॉर्टेंट शहर है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रूस कीव और खारकीव इन्हीं दोनों को क्यों निशाना बना रहा है। तो पहले कीव की बात। कीव की कल आपको तस्वीर दिखाई थी, सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीर है कि कीव के बाहर करीब 65 किलोमीटर लंबा एक काफिला रूसी सैनिकों का चला आ रहा है, लेकिन कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। उसकी वजह यह है कि कीव की घेराबंदी यूक्रेनी सेना ने और लोगों ने कर रखी है। रूस को लगा था कि 24 से 72 घंटे का काम है, आसानी से घुटने टेक देगा और हम निकल लेंगे, लेकिन शहर सीना तान के खड़ा हुआ है। लेकिन कीव से ज़्यादा उम्मीदें खारकीव से थी रूसी सेना को। उसकी क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। खारकीव रूस की ईस्टर्न बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 25 माइल्स की दूरी पर है, 25 मील की दूरी पर है। किलोमीटर में तौले तो शायद नापे तो 40 किलोमीटर। तो रूसी बॉर्डर से 25 मील की दूरी पर है खारकीव। रूस को लगा कि 25 मील की दूरी पर है। खारकीव में एक बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी रूसी ज़ुबान बोलने वाले लोगों की है, जिनका रूस से ही पूरा ताल्लुक़ है। रूस को लेकर उनके मन में हमदर्दी है। रूस को लगा खारकीव में एक तो हमला करना आसान है, 25 मील का फासला है, आराम से घुस जाएंगे। दूसरा, वहाँ रूसी भाषी लोग जो है उनकी मदद करेंगे। और एक बार एक बड़े शहर पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन घुटने टेक देगा, डर जाएगा। फिर कीव का रास्ता भी आसान होगा और यूक्रेन का रास्ता तो आसान है ही। तो ईस्ट का इलाका जो है रूस का उधर दबदबा है। रूस के जो ज़ुबान बोलने वाले हैं, बहुत सारे रूसी लोग हैं, वो सारे रूस के हमदर्द हैं। लेकिन वेस्ट जिधर कीव है वहाँ वेस्टर्न सोच हावी है। हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, इन शहरों का बोलबाला है। तो कीव की उस तरफ उन लोगों की सोच है, ईस्ट की तरफ रूसी सोच है। रूस को लगा कि उनकी सोच के लोग मदद करेंगे, खारकीव पे आसान से कब्जा हो जाएगा। लेकिन 7 दिन हो गए, 7 दिन में खारकीव डटा रहा, रूसी सेना को अपने अंदर घुसने नहीं दिया, और उनके लिए हर दिन जो लंबा खिंच रहा है मुश्किलें पैदा कर रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से 2-3 दिन का खेल था, यूक्रेन बच्चा समझा था। लेकिन 7 दिन हो गए, न कीव हाथ में आया न खारकीव हाथ में आया, और यहीं रूस की बौखलाहट शुरू हो गई। उसे मालूम है कि पूरी दुनिया की निगाहें उसकी तरफ है, बहुत सारे दुनिया वाले देख भी रहे हैं। तो ये भी होगी बदनामी कि एक छोटे से यूक्रेन जिसका कोई न परमाणु बम है, न तुम्हारी सैन्य ताकत में, न हथियार में तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं है, तुम सुपर पावर अपने आप को कहते हो, और उसको घुटने पिलाने में ही तुम्हें अभी 7 दिन होगा और एक शहर नहीं जीत पाए। तो ये बौखलाहट है रूस की, और इसी बौखलाहट में बेगुनाहों की जान दे रहा है। रूस लगातार खारकीव पर जो है कल रात से लेकर आज तक बमबारी कर रहा है। अलग अलग इमारतों पे, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई है। इवन लोग अस्पताल की तरफ गए, अस्पताल पे भी रॉकेट आकर गिर गया। स्कूल के बच्चों पे, जो बच्चों के स्कूल है उस पे गिरा है। बाज़ार में, रिहायशी इलाके में ये सारी चीज़ें गिर रही हैं, और ये बौखलाहट का नतीजा है। दूसरी तरफ रूस को एक और भी चीज़ मालूम है
जंग बर्बादी लाती है तो आपको पता है, लेकिन जंग बदहाली और कंगाली भी लाती है। जंग लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जंग में खर्चा होता है, आपके सैकड़ों लाखों सिपाही होते हैं, उन सिपाहियों का कारवां होता है, गाड़ियों का खर्चा होता है, पेट्रोल डीजल का, खाने पीने का, हथियारों का, बारूद का, गोली का। वहाँ ये नहीं है कि अपने जैसे पुलिस जैसे लोगों को अपने हम लोग सर्विस रिवॉल्वर दिया और 6 गोली दी और उसका हिसाब किताब नोट करना है। एक एक फौजी सैकड़ों राउंड गोलियां चलाता है, न मालूम कितने बम गिरते हैं, हर एक बम की कीमत होती है, हर एक फाइटर जेट जब उड़ान भरता है उसकी कीमत होती है, उसका खर्चा आता है। एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में पर डे, हर दिन रोज़ाना रूस 1 लाख करोड़ रुपया रूस को खर्चा आ रहा है। 1 लाख करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। तो 1 लाख करोड़ रुपए पर डे का खर्चा है ये जंग। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी ये खर्चा बढ़ता जाएगा। अगर अभी पहले 7 दिनों का हिसाब कर ले तो 7 लाख करोड़ रुपीस, 7 लाख करोड़ रुपए रूस के खर्च हो चुके हैं। और रिटर्न क्या मिला? कुछ नहीं। न कीव न खारकीव, कोई बड़े शहर पे कब्जा नहीं। उधर से मुकाबला जारी है। रूस चौंका हुआ है कि ये कैसे हो रहा है, और खर्च पे खर्च बढ़ता जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे जंग लंबी खींचेगी रूस का खर्चा और बढ़ेगा। आज 1 लाख करोड़ है, कल को 2 लाख करोड़ होगा। रूस की माली हालत वैसे उतनी अच्छी नहीं है। उसकी माली हालत को दुरुस्त करने के लिए जो अभी पाइपलाइन जर्मन तक गई थी, आपको पता है, जिसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताई। इस यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें वो पाइपलाइन भी बहुत बड़ी वजह है। तो अब जर्मन को और यूरोप को ही वो गैस बेचनी थी। अब सारे सैंक्शंस तो लग गए, सारे कारोबार रूस किसी के साथ कर नहीं सकता, ना यूरोप, ना नाटो के देश, ना अमेरिका। तो अब क्या करेगा वो? माल कहाँ बेचेगा? गैस में जो उसने अरबों रुपए लगाए पाइप बिछाने में, इतनी लंबी रूस से लेके जर्मन तक, उसका क्या करेगा? गैस को खरीदेगा नहीं तो गैस आपका पैदा भी हो रहा था, आप बेचोगे किस मार्केट में? उसके जो सारी प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें सीज हो गई हैं। कारोबारी लेन देन नहीं, बैंक का वो सीज कर दिया गया है। यहाँ तक कि पुतिन, उनके फॉरेन मिनिस्टर के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? हालांकि रूस बार बार कह रहा है कि मुझे इन सैंक्शन से कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपके पास कुबेर का धन नहीं है। खर्चा तो होगा, और जंग खर्चा करवाता है। अगर 1 लाख करोड़ आ जाए, कल को 1.5 से 2 करोड़ पर डे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने? तो रूस की हालत, और जब इधर आपकी हालत ख़राब होगी माली तौर पर, तो विरोध भी हो रहा, महंगाई भी बढ़ेगी। रूस में विरोध शुरू हो चुका है, जगह जगह रूस के अलग अलग शहरों में खुद पुतिन का विरोध हो रहा है। इस जंग के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं जंग को रोकना चाहिए। तो ये अलग दबाव है। तो माली हालत ख़राब होगी तो फिर सारी सुपर पावर, सारी चौधरीगिरी, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं, क्योंकि हर एक जानता खाली पेट जंग नहीं जीती जा सकती, ना लड़ी जा सकती है। तो रूस के लिए ये भी चैलेंज है कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले। जो रूस की करेंसी रूबल है वो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही है, क्योंकि अब कारोबार उससे हो नहीं रहा है और बाकी चीज़ें चल नहीं रही है। एविएशन में भी हर जगह से रोक लगा दी गई है, तो उसकी करेंसी भी लगातार गिरती जा रही है। एक प्रॉब्लम ये भी है। तो कुल मिलाकर जंग शुरू करना तो आसान है, जंग लड़ना बहुत खर्चीला है। इंसानी जान तो जा ही रही है, हाय बददुआएं ये सारी तो लगती हैं, क्योंकि जब बेकसूर आम लोग जिनका अपना आशियाना टूटता है बमों के धमाकों में, जिनकी रोज़गार चली जाती है, जिनकी ज़िंदगी चली जाती है, वो कभी माफ़ नहीं करते। तो ये पता नहीं किस तरह की भूख है इंसानों की, कैसी ज़मीन की लालच है, कैसी ताकत की लालच है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान का इस तरह से दुश्मन बना देती है। लाशों के शहर को जीत कर कोई क्या करेगा? कमाल तो ये है कि आप एक मुस्कुराता हुआ शहर मुस्कुरा कर जीते तो बात है, लेकिन बमों से, बारूदों से एक शहर को कब्रिस्तान और शमशान और मलबे का ढेर बना दें, और फिर उस शहर पर जाकर आपके फ़ौजी बंदूक लेकर तन के खड़े हों, फ़ोटो खिंचाएं। ऐसी तस्वीरें क्या कहती हैं, क्या माने रखती हैं? बहुत इन चीज़ों को लेकर गुस्सा है मन में, लेकिन क्या करें? ये आज पहली बार नहीं, हमेशा होता है। कुछ लोगों ने मेल में मुझे ये भी लिखा कि जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं, एक उसका अपडेट भी दे देता हूँ। हमारे यहाँ से C-17 एयरफोर्स के वो प्लेन वो भी जा रहे हैं बच्चों को निकालने के लिए। अलग अलग अभी नई एडवाइजरी आई है फॉरेन मिनिस्ट्री से कि खारकीव को फ़ौरन खाली करें। हालांकि एक बात ये भी समझ नहीं आती है कि पहले से ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अब यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के मेल है
कि पिछले 1 महीने से ये बात चल रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग होगी, तो क्या हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स ये सब सो रहे थे? सुप्रतिम बनर्जी से मैं बात कर रहा था। सुप्रतिम बनर्जी ने मुझे एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि करीब 10-12 दिन पहले एक पेरेंट्स के फादर का फ़ोन आया और उनका जो बच्चा है वो कीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और उन्होंने बनर्जी से ये कहा कि आप लोग क्या न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं, जंग जंग जंग, आप लोग बस यही करते हैं और खामोखा पैनिक फैलाते हैं। मेरा बेटा वहाँ है, ठीक है, मेरे दोस्त सब कह रहे हैं यार जंग हो जाएगा, बेटे को बुला लो। बोला वहाँ तो वो मज़े में है, वहाँ पियानो भी बज रहा है, सायरन भी बज रहा है, पियानो बज रहा है, लोग मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, वहाँ पे तो सब नॉर्मल है हालात। आप यहाँ बैठ के इंडिया में न्यूज़ चैनल में जंग 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 का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सारी बातें हुई, अब जंग शुरू हो गई। फिर शायद बात हुई बनर्जी की, और तब ये था कि उसको निकालने में मदद करें। अब जो मेल आया, मैं वो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जंग की बात 1 महीने से चल रही है, तो क्या हमारे जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे वहाँ पे, वो सो रहे थे, उनके पेरेंट्स सो रहे थे जो उस वक्त नहीं आ सकते थे, अब वो मदद मांग रहे हैं? मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। क्यों, बताता हूँ। ऐसे बहुत बार हाल के आप किस्सा देखिए कि अफ़गानिस्तान में अब जंग हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी, वो उस पर अटैक कर देगा। लगातार कई आप महीनों सालों से सुन रहे होंगे, उस देश में ये होने जा रहा है, इस देश में ये होने जा रहा है। तो वही यूक्रेन को लेकर था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वाकई रूस जो है इस तरह से हमला करेगा। दूसरा, एक बच्चा जब पढ़ने जाता है तो वो पूरा करियर होता है, मेडिकल की पढ़ाई है, हर सेमेस्टर है, उसके अलग अलग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये है कि जंग जंग तनाव है, टेंशन है। जो माँ बाप बहुत सारे कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भेज रहे हैं, उनके लिए जीने मरने का सवाल होता है, एक एक सेमेस्टर और अपने बच्चों की पढ़ाई। तो उन्हें लगता है कि नहीं ये बातें नहीं होंगी, दुआएं भी करते हैं कि नहीं होंगी, और फिर जब लगता है कि सब नॉर्मल तो कहते नहीं अभी रहो, पढ़ो, कॉलेज भी बंद नहीं हो रहा है। तो उनकी मजबूरी को भी समझिए कि कॉलेज बंद नहीं हो रहा है, जंग हुई नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह के र्यूमर उड़े, और खाली र्यूमर पे तो कोई आ नहीं सकता। अब मान लीजिए कि र्यूमर पे हालात ख़राब है और वो बच्चे लौट आते, तो ये भी आप देखिए कि आने जाने की जो एयर की टिकट है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो जो टिकट है 60-70 हज़ार रुपये का जो भी है, तो वो आए फिर जाए, पूरे माँ बाप का बजट बिगड़ जाता है। तो अब ऐसे भी नहीं बुला सकते थे कि जंग हुई नहीं और वो आ जाए और फिर कहे कि कुछ नहीं हुआ, फिर कॉलेज कहे कि अब आ जाओ सब नॉर्मल है। तो हर एक की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं साहब, और इसीलिए ख़ासतौर पर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए एक एक उनके पीछे माँ बाप क्या मेहनत करते हैं, क्या मशक्क़त करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ते हैं, फिर उन्हें भेजते हैं इस उम्मीद में कि चलो उनका बच्चा एक दिन बड़ा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, हमारी ज़िंदगी के हालात बदलेंगे, सुखी होंगे, हमारी भी जो ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ये कहना कि 1 महीने से चल रहा था तो क्या सो रहे थे, मेरी नज़र में वो गलत है, क्योंकि जंग हुई नहीं थी, जंग अभी 7 दिन पहले हुई। और आजकल के ज़माने में बड़ा ये हो गया, लेकिन सारी दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि अब जंग वंग जैसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को यकीन था कि हो जाएगा, बल्कि लोग हंस रहे थे, मीडिया पे हंस रहे थे। मैं तो उसी का पार्ट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे आप लोग कितना तिल का ताड़ बना देते हैं, जंग जंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होना, आप लोग क्यों डराना बंद करो लोगों को। और हमें खुद भी एहसास था कि शायद ऐसा नहीं होगा, बातचीत से मसला हल हो जाएगा, लेकिन हो गई। जब हो गई तो फिर वो बच्चे फंस गए। तो इसमें किसी को दोष देना शायद सही नहीं है। हालात भी थी और मजबूरियाँ भी होती हैं, तो किसी के बारे में कहने से पहले हमें उन लोगों की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। हज़ारों बच्चे हैं और हर बच्चा अमीर नहीं होता है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब यह है कि उनको लाने की पूरी कोशिश हो रही है, बहुत सारी उनकी शिकायतें भी हैं, सरकार से भी हैं, लेकिन सरकार भी भेज रही है। अब ये बात में बहस कभी किया जा सकता है कि जिस वक्त जंग शुरू हुई तो अगले 24 से 48 घंटे में ही सारे बच्चों को क्या निकाला जा सकता था, कि हमारे सारे ऐसे कैरियर फ्लाइट जो प्लेन सब यहाँ पे हैं वो उसी वक्त एक साथ भेज के बुलाया जा सकता था। इस पर कभी बहस हो सकती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कई बार मजबूरियाँ भी इंसान को ऐसे हालात में फंसा देती हैं। तो ये पूरी अपडेट थी रूस और यूक्रेन की जंग पर। चूँकि आप लोगों के बहुत सारे मेल आ रहे हैं और ये है कि कंटिन्यू इस जंग का अपडेट देते रहिए, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा उस कहानी से अलग था। और यहाँ एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ कि जब हम लोग न्यूज़ चैनल में बैठे होते हैं दफ्तर में, तो हर वक्त एक आहट, एक घबराहट सी भी होती है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको, लाइव तस्वीरें, लाइव अपडेट आती रहती है जो फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचती है।
बट उससे पहले हम लोगों को वो सब दिखता है, जानते हैं कि वहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। तो जब भी सायरन बजता है या कुछ चीज़ें होती हैं तो ये लगता है पता नहीं क्या होगा। जैसे आज रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसको क्या कहूँ मैं, उनका ये कहना है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, तीसरा विश्व युद्ध, तो इस बार ये न्यूक्लियर वॉर होगा, यानी परमाणु युद्ध होगा। अब एक रूस के विदेश मंत्री का ये बयान ये दुनिया को डराने और चौंकाने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, तो फिर कौन बचेगा। इस दुनिया में हज़ारों बम हैं, मेरे ख्याल में 4-5-6 हज़ार टोटल मिला के करीब न्यूक्लियर बम जो हैं वो 12-13 हज़ार हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो रूस और अमेरिका के पास ही है, फिर ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, हमारे पास है, साउथ कोरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो बल्कि नॉर्थ कोरिया के पास है, साउथ के पास नहीं। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो एक बम दूसरा देश, दूसरा तीसरा देश, तो बचेगा इंसान कहाँ। और बम से सिर्फ इंसान उस वक्त नहीं मरते, पीढ़ियाँ मरती हैं। नागासाकी और हिरोशिमा आज भी यही उगल रहे हैं, पीढ़ियाँ, क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर से लेकर बाकी चीज़ें। लेकिन ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये भी अपने आप में डराने वाला, शायद ये इस खुन्नस और गुस्से का नतीजा है जो रूस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि 7 दिन हो गए और यूक्रेन को अभी तक वो घुटने पे नहीं ला पाए। उन्हें लगा कि ये कैसे खड़ा हुआ सीना तान कर, लेकिन जंग और जंग के दौरान ये सारी चीज़ें इसी गुस्से में होती हैं। तो बस दुआ यही है कि ऊपर वाला अक्ल दे और बातचीत से मसला हल हो जाए, जंग ना हो। तो इस यूक्रेन और रूस के वॉर पर फिलहाल इतना ही, लेकिन सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले आज नवदीप सिंह गोडारा खोकसर, तो नवदीप सिंह गोडारा जी, इनका जन्मदिन है, ये अपने इंडियन आर्मी में है। तो नवदीप भाई आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और JNK में पोस्टेड हैं इस वक्त, जम्मू एंड कश्मीर में। राणा राम जी, मोती सिंह जी और कुलदीप लेगा जी, इन्होंने भेजा है, उनकी तरफ से विश किया, और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से भी आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। इसके अलावा जुहैब जरवाप, इनका भी आज जन्मदिन है, अमरोहा से है, हैप्पी बर्थडे जुहैब। और असद अंसारी ने भेजा है। साथ ही तनुमिता जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तनुमिता जी। और गणेश जी हैं, इनकी वाइफ हैं, पत्नी हैं, न्यूयॉर्क से, इन्होंने भेजा। और साथ में इन्होंने एक तस्वीर भी भेजी, उन्होंने कहा 2012 में शायद ये कीव गए थे, इसी यूक्रेन की राजधानी। बहुत खूबसूरत शहर है, इन्होंने कहा कीव के खूबसूरत के अलावा वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और अच्छे हैं। और आज उस कीव की हालत को देखकर इन्हें अफसोस हो रहा, हम सभी को हो रहा है, गणेश जी। इसके अलावा विकास गोडारा जी हैं और इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विकास जी। मुकेश कुमार यादव कुवैत से, उन्होंने भेजा है। उमेश बायन हैं, बल्कि बेन, ये एनी फ्रैंक की कहानी सुनना चाहते हैं और मैं इसको शायद सुना चुका हूँ। इसके अलावा पर्वत दानचरण जोधपुर से हैं और एक क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं और हिटलर की कहानी सुनना चाहते हैं। मैंने शायद हिटलर की कहानी सुनाई है पर्वत साहब। मिर्ज़ा फुरकान हैं और इनका कहना था डूम्सडे क्लॉक, जो वर्ल्ड की तबाही और क़यामत का वो बताती है टाइम, उसमें इस वक्त क्या टाइम हुआ है इस जंग के बाद, मैं देखना भूल गया, कल बताऊंगा आपको मैं, मिराज साहब। स्वाति हैं SRA और इन्होंने एक पिक्चर भेजी है बच्ची की इसी जंग को लेकर, बहुत ही मार्मिक पिक्चर है, थैंक यू सो मच स्वाति। केविन बेरोट हैं, सूरत में जो अभी कत्ल हुआ था वो मैं कहानी सुना चुका हूँ, केविन साहब। हर्ष गर्ग जी हैं, मिलना है तो ज़रूर मिलेंगे हर्ष गर्ग जी, थोड़े से हालात ठीक हो जाएं, थोड़ा फ्री हो जाएं, फिर ज़रूर मुलाकात होगी। सूरज राणा है, इसके अलावा बालकृष्ण अंजाने जी हैं, आपको भूला नहीं है बालकृष्ण जी, आप पुराने मेंबर हैं, बस कई बार याद नहीं करता लेकिन भूलता भी नहीं हूँ, ये फैक्ट है। कई बार इंसान याद नहीं करता लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भूल गया हो। इसके अलावा लकी ठाकुर हैं और इनका कहना है कि इंडिया में भी क्या इस तरह के बंकर बने हुए और सायरन है कि अगर जंग हो जाए, ये दूर की सोच रहे हैं लकी साहब, तो बंकर में हम लोग घुस जाएं या सायरन बजे तो अलर्ट हो जाए। जो जब जंग के आसार होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तब ये सारी चीज़ें हो जाती है। हर शहर में एक सायरन बजता है, जैसे आपने देखा होगा कल खाका बड़े बड़े फैक्ट्रियों में छुट्टी के टाइम या सुबह शिफ्ट के टाइम में बजता है। तो ये होता है, वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इन सब के पास ये इंतज़ाम होता है। बंकर इतने बड़े पैमाने पर तैयार नहीं होते हैं कि अब जैसे एक तो ये है कि अब पूरे यूक्रेन की आबादी कितनी है, 4.5 करोड़, मतलब हमारा 2 दिल्ली ही बराबर का हो जाएगा वो। तो अब इतने लोगों को बंकर में आप कहाँ घुसाएंगे। लेकिन हाँ, जब जंग वंग के हालात होते हैं तो ऐसे टेम्प्रोरी बंकर भी बनाए जाते हैं और सायरन का तो कोई इशू नहीं है, वो तो बज ही उठता है। इसके अलावा सुमित नयन है, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तो मुलाकात होगी आपसे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।